डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज का अध्याय 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इससे पहले इनका नाम केदार पांडे था। यह अनेक भाषाओं के जानकार थे, जैसे तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, पाली इत्यादि। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना आदि अनेक विधाओं में साहित्य का लेखन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा अनेक विषयों पर इनकी पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में क्या है। राहुल सांकृत्यायन ने जब 1929 से 1930 में तिब्बत की यात्रा नेपाल के रास्ते से की थी, उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण करके इस यात्रा को किया और तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। इस अध्याय में इसी यात्रा का वृत्तांत का वर्णन है और तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। पुस्तक में अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने आपको यह संक्षिप्त में सार गर्भित आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। प्रस्तुत अध्याय में लेखक नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाता है। इस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौज की चौकियां और किले बने हुए थे। अब तो बहुत से फौजी मकान टूट चुके थे। किले के भाग पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते थे। लेखक वहाँ चाय पीने के लिए ठहरता है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की जगह भी। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत बिल्कुल नहीं है और ना ही औरतें घूंघट करती है। भिखारियों को लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते। इसके अलावा कोई भी अनजान अगर घर चला जाए तो वह आपके लिए खाना पका देंगे। अगर आप थोड़ा चाय का सामान दे दें तो चाय भी बनाकर आपको दे देंगे। लेखक और उनके साथी चीनी किले से आगे चलने लगे और गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे। अगले दिन लेखक सबसे कठिन मार्ग डांडा थोड़ला के रास्ते को पार करने गए। यह तिब्बत का सबसे खतरे वाला स्थान है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ कोई गांव नहीं बसे रहते हैं। दूर तक कोई आदमी नहीं दिखता। ऐसे एकांत स्थान में अगर डाकू किसी को मार भी दे तो कोई परवाह नहीं करता। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ के लोग आसानी से पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं, क्योंकि उन्हें डाकुओं से खतरा बना रहता है। इसलिए लेखक नहीं डर रहा था, क्योंकि वह उनके साथी भिखारी के वेश में थे। वे टोपी उतारकर, जीभ निकालकर भीख मांगने लगते, जिससे कोई इन पर शक न करे। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े। एक जगह चाय पी। अब दिखाई देने वाले पहाड़ बिना बर्फ के थे और ना कोई हरियाली थी। सबसे ऊंचे पहाड़ पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडी से सजाया गया था। अब लेखक का
घोड़ा सुस्त हो गया था और धीरे धीरे चलने लगा। लेखक के मित्र आगे निकल चुके थे। 1-2 मील चलने के बाद फिर से मित्र उन्हें इंतजार करते हुए मिले। वे गुस्सा कर रहे थे तो लेखक ने कहा कि मुझे घोड़ा ही ऐसा सुस्त मिला है। फिर एक जगह रुके जहाँ चाय नाश्ता किया और रात को खाना खाया। अब लेखक तिंडरी के विशाल मैदान तक पहुँच चुके थे जो पहाड़ों से घिरा एक टापू जैसा था। उस पहाड़ी का नाम था टिडरी समाधि गिरी। तिब्बत की धूप बहुत तेज थी, परंतु मोटे कपड़े से सिर ढकने से गर्मी नहीं लगती थी। सूरज के सामने चलने से धूप लगती और पीठ का हिस्सा बर्फ के कारण ठंडा लगता, परंतु लेखक और उसके साथी अपने सामान को लेकर चलते रहे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। जमींदार मजदूरों से काम करवाते थे। खेती के मुखिया भिक्षु से लेखक मिले। वे बहुत अच्छे पुरुष थे और बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जहाँ हाथों से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक पुस्तकों को देखने लगा। इस प्रकार उसी दिन दोपहर बाद वे अपना सामान पीठ पर लेकर वहाँ से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार लेखक का ल्हासा की तिब्बत यात्रा का बहुत ही सुनहरा व रोमांचक सफर रहा। तो इस प्रकार यह ल्हासा की यात्रा का वृत्तांत समाप्त होता है। जो तिब्बत की यात्रा है, तिब्बत जो कि आप जानते हैं नेपाल से ऊपर के स्थान पर आता है। अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें नेपाल के ऊपर तिब्बत आता है और तिब्बत के ऊपर चीन आता है, और चीन हमेशा ही तिब्बत को अपना स्थान समझता है। इसलिए वहाँ पर आप जानते हैं कि सैनिकों का झगड़ा भी वहाँ होता रहता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक बार इसे फिर से आप पढ़ लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।